भाजपा ने मनाया काला दिवस, किया प्रदर्शन। 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल घोषित किया गया, जिससे पूरे देश की व्यवस्था बिगड़ चुकी थी। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर युवा भाजपाइयों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की उपस्थिति में काला दिवस मनाकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नवभारत समाचार, जयपुर, राजस्थान से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार मित्रों, मुझे पता नहीं आज आपका रुचि का विषय है या नहीं, लेकिन उस कालखंड की चोट आपकी कलम पर, जुबान पर जरूर थी। जी हाँ, आजादी के बाद देश का दूसरा बड़ा कोई आंदोलन था तो वो आपातकाल का संघर्ष था। बहुत ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊं तो मुगलों और अंग्रेजों के संघर्ष के बाद जो जंगे आजादी मिली उसमें देश के बहुत से नाम और अनाम लोगों ने संघर्ष किया, शहादत दी, विभाजन भी हुआ। उस पृष्ठभूमि में भी नहीं जाऊंगा कि विभाजन किन शर्तों पर हुआ और विभाजन की त्रासदी आज तक भी हिंदुस्तान कैसे सहन करता है। लेकिन देश को खुशी हुई, लोकतंत्र की स्थापना हुई। देश का दुर्भाग्य था कि उस समय की भोली भाली जनता के बीच में ये मिथक प्रचारित हुआ। देश को आजादी कांग्रेस ने दिलाई, देश पर राज करने का, सत्ता करने का कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी में ही एक वंश और खानदान का है। और उसी पारिवारिक विरासत की पृष्ठभूमि में नेहरू जी से चलते चलते इंदिरा जी तक आ गई। इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व और उनके काम के बारे में इतिहास में बहुत कुछ लिखा गया, पढ़ा गया। मैं उन बातों पर भी नहीं जाऊंगा। आज उसी आपातकाल को 46 बरस हो गए और भारतीय जनता पार्टी इसको काल के काले दिवस के रूप में मनाती है। कोरोना का कालखंड है, इसलिए स्वाभाविक रूप से संख्यात्मक रूप से कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन इस समय ट्विटर पर एक हैशटैग नेशनल ट्रेंड कर रहा है। नई पीढ़ी क्योंकि बहुत जल्दी और उसके बाद तमाम जिस तरीके की वैज्ञानिक तरक्की हुई, दुनिया में बदलाव आया, तो पीढ़ी भी बदली, हिंदुस्तान में बदली। और ये चर्चा अक्सर चलती है कि हिंदुस्तान की नई पीढ़ी को इतिहास के बारे में किस तरीके से बताया जाए, अवगत करा जाए, ये बहस चलती है। आज भी देश में इस बात की चर्चा होती है कि देश के उस इतिहास को प्रमाणिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया, पढ़ाया नहीं गया। लेकिन क्योंकि वो ऐसी विकट घड़ी थी जिसपे सीधे सीधे लोकतंत्र पर चोट हुई, जिसके लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। आजादी की खुली सांस हवा किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसी आपातकाल की उस ऐतिहासिक बातों को नई पीढ़ी संज्ञान में जरूर ले। वो किस विचार के साथ आगे जाए, कैसे पढ़े, किसके साथ जुड़े, दिगर बात। लेकिन भारत के इतिहास की जो गलतियां हुई, मैंने विभाजन का जिक्र किया। विभाजन के बाद की, आजादी के बाद का दूसरा बड़ा आंदोलन और इसी तरीके से इतिहास की दूसरी बड़ी गलती आपातकाल। और इसी सिलसिले में जिस हैशटैग का जिक्र किया और इस बात को आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में प्रमाणित तथ्य हैं। उस समय की इंदिरा गांधी की
प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव हुआ करते थे मिशन नारायण, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है आपातकाल एक डायरी करके, और बहुत सारे मैं देख रहा था रेफरेंस में कि सैकड़ों से भी ज्यादा पुस्तकें अलग अलग रेफरेंसेज में, लेकिन जो लबोलवाब था उसका जो संदर्भ का एक कंक्लूजन था वो स्पष्ट रूप से इंडिकेट कर रहा था, जिसका मैंने जिक्र किया। और राजस्थान के बारे में इसलिए मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है कि मैं देखता हूं कि मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी अपनी बात शुरू करते हैं लोकतंत्र से, नैतिकता से, और कांग्रेस के आज तक किसी नेता ने आपातकाल के बारे में कुछ नहीं कहा, वो भी लोकतंत्र पर हमले का हिस्सा था। 1971-72 के सत्ता के उस दंभ में ये कहा गया कि इंदिरा गांधी जी धीरे धीरे तानाशाह के रूप में तब्दील होती चली गई। बांग्लादेश की जीत ने उनके अभिमान को बढ़ा दिया और धीरे धीरे इस तरीके से निरंकुश हुई कि पार्टी की अध्यक्ष भी वही थी और देश की प्रधानमंत्री भी वही थी। कालांतर में यह हुआ कि देश में उनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार ने महामारी का रूप लिया, सत्ता निरंकुश हो गई। और आपको ध्यान होगा कि उस जमाने में चापलूसी इस कदर हावी थी कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये सब बातों का उल्लेख प्रमाणिक रूप से उस समय के संदर्भों में लिखा गया, बताया गया। मैंने आपातकाल देखा तो नहीं, लेकिन पार्टी के सीनियर लोगों से सुना है। 1971 से उस कालखंड के बीच में धीरे धीरे संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग शुरू हुआ, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग शुरू हुआ और देश में एक अराजकता की स्थिति बनी। और अराजकता इस कदर बनी कि 12,000 हड़तालें, स्ट्राइक्स केवल मुंबई में हुई उस कालखंड में। उसी कालखंड में 74 में गुजरात में अहमदाबाद और मोरबी में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों की मैथ्स की बढ़ोतरी हुई फीस की, तो गुजरात के उन विद्यार्थियों के आंदोलन की परिणति इस रूप में हुई कि उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को छात्रों के आंदोलन के सामने विवश होकर इस्तीफा देना पड़ा। और 25 जून 1975 को मध्य रात्रि को देश में आपातकाल की घोषणा हुई, आपातकाल लागू हुआ। इस आपातकाल के पूरे कालखंड में पहला प्रश्न यही था कि ऐसी परिस्थिति नहीं थी, लेकिन देश में उस अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग हुआ। 1,40,000 लोग ये जेलों में ठूंस दिए गए। खासतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ और जितने तमाम दूसरे प्रतिपक्षी दल भी थे, दूसरे विचारों के लोग भी थे, सर्वोदय थे, समाजवादी थे, उस समय के लोग इस बात का उदाहरण देते हैं कि जेलों की दशा जंगल की तरह हो गई थी और किस कदर उनको ठूंस दिया गया था, कितने अत्याचार हुए थे। मित्रों, आज भी वो लोग, उनको कहा जाता है लोकतंत्र सेनानी, उनसे यदि आप सुनेंगे तो कई परिवारों पर इतनी विकट समस्या आई, इतने अत्याचार हुए जैसे अंग्रेजों और मुगलों ने भी नहीं किए। पराकाष्ठा थी देश में। 83 लाख लोगों की जबरन नसबंदी की गई। मैं यहां उस नारे का उल्लेख तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं 9 साल का था, मैं सुनता था नसबंदी के 3 दलाल, ये नारे लगते थे। ये देखो इंदिरा के खेल, खा गई राशन, पी गई तेल। देश में जन ज्वार था और इस आपातकाल के उस संघर्ष में यदि आज का नौजवान पढ़े तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं।
कि उन परिवारों की इतनी विकट स्थितियां थी, परिवार अवसाद में चले गए, दुनिया से चले गए परिवार के मुखिया। ये इस तरीके का पूरा दृश्य भारत की उस समय समाज और राजनीति में मुखर हुआ। लेकिन जब आंदोलन प्रचंड हुआ, क्योंकि देश में आपातकाल में लोग भीतर से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन बाहर भी बहुत बड़ी संख्या में नौजवान उस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। आज उसी आपातकाल को 46 वर्ष हो गए। 46 वर्षों की इस यात्रा में कांग्रेस को फिर से सत्ता मिली, लेकिन कांग्रेस ने उस सत्ता के दौरान भी आपातकाल की उन इतिहास की गलतियों से सबक नहीं लिया। वो धीरे धीरे देश की राजनीति से सिमटती चली गई, प्रदेशों की राजनीति से सिमटती चली गई। लोकसभा में प्रतिपक्ष के दल की भूमिका जितनी संख्या उनके पास नहीं रही, और कुछ प्रदेशों में वो रीजनल पार्टी की तरह हो गई। कुछ प्रदेशों में जहां सत्ता में थी वहां जीरो पर सिमट गई, और चंद प्रदेशों में काबिज है, लेकिन काम के तौर तरीके उसी किस्म के हैं जहां संस्थाओं का दुरुपयोग, दमन, प्रतिशोध, विद्वेष। मुझे लगता है कि आज के दिन इस पत्रकार वार्ता का हमारा मकसद आप लोगों के माध्यम से नई पीढ़ी को भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र से जुड़ी हुई तमाम बातों से अवगत कराना था। इसी में एक रेफरेंस आता है, संदर्भ आता है कि जब बातचीत की जाती है लोकतंत्र की, तो मैं पढ़ रहा था कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग भारत की राजनीति में सर्वाधिक बार किया गया हो, वो 100 से भी ज्यादा बार कांग्रेस पार्टी के शासन में उसका दुरुपयोग हुआ। तो राजस्थान की कांग्रेस पार्टी, हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी इस पाप से और इस जुर्म से, इस आरोप से इस देश की राजनीति में जब तक अस्तित्व में रहेगी तब तक कभी भी उससे बच नहीं पाएगी। और इसलिए हम लोगों ने एक मर्यादित तरीके से जन जागरण के उद्देश्य से बिहार में भी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को लेकर वहां के अनेक छात्र नेताओं ने, छात्र संगठनों ने छात्र संघर्ष समिति बनाई, और उस छात्र संघर्ष समिति ने वहां बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत की, जिसकी परिणति बाद में समग्र क्रांति आंदोलन के रूप में हुई, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया। और गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन विद्यार्थियों का, ये जब जुड़ा तो पूरे देश भर में आंदोलन की एक बड़ी शुरुआत हुई। बीच में घटनाक्रम हुआ, कालखंड में कुछ अलग अलग किस्म के संदर्भ भी आते हैं, जिसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, इन तमाम बातों को लेकर कुछ और संवैधानिक बातें थी, जिससे तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरि जी भी सहमत नहीं थे। लेकिन क्योंकि इंदिरा गांधी जी पूरी तरीके से तानाशाही पर उतारू थी, और इसी दौरान एक और काम हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय लोकदल के प्रत्याशी राजनारायण जी की पिटीशन पर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। इंदिरा जी ने इस्तीफा देने से इनकार किया। तब तक मार्च में इस बात के लिए प्रोत्साहित किया था कि राजस्थान की यूनिट ने अच्छा काम किया। यदि किसी को लगता है कि बीजेपी ने काम नहीं किया, तो ये राजस्थान के लाखों कार्यकर्ताओं का अपमान है कि जिन्होंने बेचारों ने अपने जीवन गंवा दिए। और इसी तरीके से दूसरी लहर में आप यदि उसको ठीक तरीके से सर्च कर सकते होंगे तो बीजेवाईएम केयर्स ने हिंदुस्तान में
सोशल मीडिया के जरिए सर्वाधिक चैरिटी का काम किया भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान की यूनिट। मेरे एक आपातकाल साहब इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया उस टाइम, जबकि 352 का उपयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय फखरुद्दीन अली अहमद थे, तो उन्होंने अपने स्व विवेक का उपयोग करते हुए आपातकाल लगाया या इंदिरा जी के कहने पर लगाया? इस बारे में आपका क्या कहना है? मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति को ये लगता है कि आंतरिक या बाह्य आक्रमण की संभावना है, परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर होंगी और देश में हिंसा और अराजकता फैलेगी, उस आधार पर वहां जो मूवमेंट था, जो छात्रों का आंदोलन था, बहुत पीसफुल था और केवल उसी से घबरा के, क्योंकि न्यायालय के निर्णय के बाद हुआ था, इसलिए उस पर शंका पैदा होती है। राष्ट्रपति करता है क्योंकि संवैधानिक पद से ही वो सारी चीजें होती है, विड्रॉ भी करना पड़ा। ये चीजें तो सब पर लागू होती है ना भाई। वो एफआईआर भी लगा दी, एसओजी ने भी एफआईआर लगा दी, एसीबी ने भी लगा दी, भंवरलाल शर्मा जी को भी समर्थन प्राप्त कर लिया। तो जो रिलेटेड लोग थे, जब उस मुकदमे का एग्जिस्टेंस नहीं रहा तो ये फालतू सी बात है। और दर्द से अभी तक वो बाहर आ नहीं पाए। वॉइस सैंपल देना तो जरूरी भी नहीं है सर। वॉइस सैंपल देना तो बात करने का काम नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व को लेकर, प्रक्रिया को लेकर किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है और प्रभारी जी जब कह चुके तो उसके बाद मेरा कहना मुनासिब नहीं है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया। ये बात मैं भी आपको कह चुका था और आपने मेरी बात मानी नहीं। प्रभारी जी ने कह दी, आपको मान लेनी चाहिए कि पार्टी का संसदीय बोर्ड जो है वो नेता तय करता है, वो जिसको तय कर देगा हम उसके पीछे काम करेंगे, नंबर एक। दूसरा, मैं ये भी कह चुका और प्रभारी जी ने भी कहा है कि पार्टी के नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए और पार्टी के फोरम पर अपनी बात कहनी चाहिए। कोई व्यक्ति पार्टी की मर्यादा के बाहर बात करता है और अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है तो उस पर कार्रवाई होती है। इसमें किसी सवाल और जवाब की आवश्यकता ही नहीं है। तो पार्टी की मर्यादा से बाहर पार्टी को लगेगा, अब आपके हिसाब से तो मुझे बहुत सारे लोगों को कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप ऐसे मत करो। देखिए, हर चीज की अपनी एक मर्यादा परंपरा है। मुझे लगता है कि जो पार्टी का अपना डिसिप्लिन का प्रोसेस है उसमें हम लोगों को सुनवाई का अवसर भी देते हैं और उस पर जायज लगता है कोई करता थे उनको वहाँ की यूनिट से सम्मानित किया। पूरे प्रदेश भर में भी ऐसे परिवारों को उनके घरों पे जाके भी और सार्वजनिक तौर पर उनको सम्मानित करने का काम चल रहा है। धन्यवाद।